गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी ने अपना गृह कार्य किया होगा। जो मैंने इस पाठ के 2 प्रश्न आपको समझाए थे, आशा करती हूँ आप सब ने लिखे होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमारी आपकी दूसरी पुस्तक कृतिका चल रही थी। इसमें हमारा पहला पाठ माता का आंचल चल रहा था, जिसके लेखक हैं शिवपूजन साई जी। ठीक है, ये माता का आंचल है। इसमें आपको पता है माँ के पास रह के अपने को सुरक्षित समझते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले समस्या लेकर हम किसके पास जाते हैं? माँ के पास। माँ के पास हम अपने को सुरक्षित मानते हैं और माँ के पास रहकर हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं होता है। आपने देखा होगा, कोई कष्ट होता है या कुछ होता है, खुशी का माहौल है या दुख का माहौल है, तो क्या होता है, हमें प्रत्येक समय प्रत्येक अवसर पर हमें अपनी माँ ही याद आती है। हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन माँ पर भी माँ हमारे साथ ही रहती है। हमें कष्ट होता है तो माँ को अपने आप एहसास हो जाता है कि हाँ, मेरे बच्चे को कष्ट है। तो इसलिए ही माँ को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है और इसकी विशेषता को देखते ही लेखक ने इस कहानी का नाम माता का आंचल रखा है। जैसे मैंने बताया था, इस कहानी में क्या है, इस कहानी में लेखक ने अपने बचपन को शब्दों में पिरोया है, जो हमारे सामने रखा है कि वो अपने बचपन में कितनी मस्ती करते थे, कितने लाड से उनके माता पिता उनको रखते थे, कितनी उन्होंने शरारतें भी की हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर इस कहानी को देखेंगे। हमने माता की विशेषताएं भी देखी हैं और ये पाठ किस पर आधारित है वो सब भी हमने देखा है। अब हम कहानी की ओर चलते हैं। इस कहानी में हमने देखा है कि बच्चे किस प्रकार से मौज मस्ती करते हैं और ये क्या होता है कि जब बच्चे मस्ती करते हैं तो उन्हें खूब मज़ा आता है। और इसमें जो ये पंक्ति देखो, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जब सब लड़के इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ क्या होती है, वहाँ मौज मस्ती होती है और शरारतें होती हैं। वहाँ एक तरह से मृदंग बजता है, मृदंग होता है ढोलक जैसा होता है, वाद्य यंत्र है ये। तो वहाँ मौज मस्ती हमें दिखाई देती है। आज जहाँ बड़े बूढ़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके बीच में घर की ही समस्याएं चलती रहती हैं, उनके ऊपर ही चर्चा होती रहती है। जो खर्चा है घर का या परेशानियां हैं, वो ही उनके चर्चा का विषय बना रहता है। ठीक है, इसमें जो है भोलानाथ है, जो लेखक हैं, लेखक का बचपन का नाम भोलानाथ है, वैसे उनको तारकेश्वर नाथ भी कहते थे। तो वे सुबह उठ जाते थे और नहा धो के बैठ जाते थे। तो उनका जो बचपन था इस तरह से बीता कि वो अपने पिता के पास ही सोते थे और केवल माँ के पास वो केवल दूध पीने और खाना खाने ही जाया करते थे। वो सुबह ही क्या करते थे कि उनके पिताजी उन्हें सुबह नहलाते थे, धुलाते थे और पूजा में बिठा लेते थे। और फिर क्या करते थे कि वो उनके माथे पर भभूत लगाते थे और उसको क्या करते थे कि उनके चौड़े माथे पर, वो उनका माथा क्या था, चौड़ा था, तो उनके माथे पर 3 लाइनें खींचते थे, उसको त्रिपुंड भी कहा जाता है। ठीक है, भभूत लगाते थे और उनकी क्या थी, वे लंबी लंबी जटाएं थी। तो उसको देखकर वो कैसे लगते थे, बम बम बोले जैसे लगते थे, बम बम बोले जैसे लगते हैं। ये देखो इसमें, तो उसमें क्या था कि इस तरीके से, और जब वो बाबूजी रामायण पढ़ते थे तो रामायण के समय वो बगल में बैठ जाता था और अपना मुंह निहारा करता था। इस प्रकार से इस कहानी में हमने पढ़ लिया था ये सब। तो फिर आगे मौज मस्ती देखो, यहाँ पर मौज मस्ती कर रहा है भोलानाथ अपने पिताजी के साथ। उन्होंने बचपन में बहुत सारी मौज मस्तियाँ भी की हैं और अपने पिताजी के साथ, पिताजी क्या करते थे कि बनावटी नाराज़गी भी दिखाते थे। जब वो
मूछें उनकी नोचता तो रोने लगते थे और फिर बाद में एकदम से हंसने लगते थे और गाल पर मीठा चुम्मा और खट्टा चुम्मा कहकर दोनों गाल पर प्यार भी कराते थे। इस प्रकार से उनके पिताजी बहुत लाड प्यार करते थे उनको और माता भी इतना प्यार जताती थी कि उनको खाने में ज़बरदस्ती मतलब कि अगर बच्चे ने कह दिया कि हाँ मेरा पेट भर गया है तो वो ज़बरदस्ती उनको खिलाती थी और कहती थी जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। तो इसका मतलब यह है कि उनकी माता ये कहती थी कि जब तू बड़े बड़े टुकड़े खाएगा तो दुनिया में तभी नाम कमाएगा। ये देखो ये माँ का प्यार है इस तरह से जताने के लिए, इतना प्यार करती थी। उस प्रकार से फिर उसके बाद क्या था कि माँ एकदम से उस पर मतलब है कि तेल लगाती थी उस पर सिर पे उसके और फिर एकदम से वो रोने लगते थे रोते रोते। लेकिन जो उनके पिताजी थे, पिताजी बिल्कुल भी रोना नहीं देख सकते थे बच्चे का और लेकर वो बाहर चले जाते थे। उनकी माँ किस तरह से सुंदर तरीके से उसको सजाती थी कि तेल लगाती है, ऊपर एक चोटी बनाती है, उसमें फूल भी लगाती हैं और वो एकदम से कैसे हो जाते हैं, कन्हैया जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो उस प्रकार से जब वो रोने लगता है, वो तेल लगाया था तो बाहर लेकर चले जाते हैं और वहाँ वो अपने साथियों को देखकर एकदम से रोना भी भूल जाता है, सिसकना भूल जाता है। तो उसको क्योंकि दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। फिर क्या होता है कि उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारे नाटक भी खेले। वो क्या करते थे कि नाटक में है कि कभी तो दुकान सजाते थे कि हलवाई की दुकान बनाते हैं चलो। फिर उन्होंने क्या किया है कि हलवाई की दुकान बनाने के बाद फिर उसको जब पिताजी आ जाते थे तो वो एकदम से तोड़ के वे भाग जाते थे। फिर वो घरौंदा भी बनाते थे, घरौंदा बनाकर इस प्रकार से खेलते थे कि चलो घर घर खेलते हैं। तो वो घर बनाते थे, घर बनाने के बाद फिर वहाँ भी पिताजी आते थे तो वहाँ भी उसको घरौंदे को तोड़कर भाग जाते थे। कभी कभी वो बारात भी निकालते थे, बारात ऐसे कि भाई टूटी हुई चुएदानी ली और उससे पालकी बना ली है और इस तरह से सगा तंबूरा बनाते हैं, जैसे बैंड बाजे बजते हैं ना उस समय तंबूरा बजता था तो तंबूरा करते थे। इस तरह से वे बारात भी निकालते थे। इस प्रकार से उन सभी बच्चों की मंडली क्या थी कि वो खेती करने का भी नाटक करते थे कि वहाँ खेती करेंगे तो बहुत सारे कंकड़ उठा के लाते थे, उनको बीज बनाते थे। बीज बना के वो कहते कि चलो इसको बोएंगे और फिर ये करते थे कि हाँ हमारी तो फसल उगाई है। फिर उसको कसोरे के वो जो जिसमें सूप पीते हैं ना ये वो करते हैं तो उससे तराजू बनाते थे और ये फसल को तोलते थे। पिताजी आते थे तो वो खुश हो जाते थे एकदम से और वहाँ से भी भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक जो भोलानाथ ने बहुत किए अपने दोस्तों के साथ और इस तरह से मजा आया। उन्होंने कभी कभी ऐसी भी शरारतें की हैं कि कोई दूल्हा जा रहा है, उसके आगे पालकी जा रही है तो उसको देखे वो खूब चिल्लाने लगते थे और जब बारात में जो और आदमी थे फिर उनको वो डांट कर भगा देते थे। इस तरह से उन्होंने शरारतें की हैं अपने बचपन में। एक बार की बात है कि आंधी आई, आंधी में जो आम की फसल थी उस अच्छी हो रही थी तो उस पे से आम सारे पेड़ पर से झड़ गए थे। वे सब बच्चे आंधी को देखकर बाग की ओर दौड़ पड़े और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे आम इकट्ठे कर लिए और सबने कहा कि हम अधिक आम लेंगे। बच्चों में रहती है और ऐसी तो कुछ तो बच्चों ने वहीं पे जो गुले गुले आम थे उनको गोपी आम कहा जाता है, ठीक है। तो वे गुले गुले आम थे वो वहीं पर ही खा लिए और अच्छे अच्छे आम वो घर पर लेकर आ गए, ठीक है। हमने कहानी यहाँ तक उस दिन पढ़ ली थी। अब आगे कहानी देखते हैं। तो आगे कहानी में क्या था कि एक दिन की बात है, इसमें घटनाएं, इसमें ये घटनाएं याद रखना है कि कौन कौन सी घटनाएं इसमें बताई गई हैं। एक दिन की बात है कि खूब ज़ोर से आंधी आई और आकाश को काले बादलों ने घेर लिया और वो गरज गरज के आने लगे, इतनी ज़ोर से आवाज़ें करने लगे बादल, बिजली भी चमकने लगी और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी। पेड़ झूमने लगे और वो ज़मीन को भी चूमने लगे थे। हम लोग चिल्लाने लगे, मतलब है कि भोलानाथ
बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। सब बच्चे चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहना शुरू किया है, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे देखो ये गाना गा रहे थे। बरखा भी जो है खूब ज़ोर से हो रही थी और वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पानी बरस रहा था तो सब बच्चे डर के मारे पेड़ से चिपक गए थे, क्योंकि एकदम से जब खूब ज़ोर से बारिश आई, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो बच्चों को घर जाने की चिंता सताने लगी थी। तो सब पेड़ से चिपक गए थे और वे भगवान जी से दुआ करने लगे कि किस तरह से हमारी ये वर्षा रुक जाए। फिर क्या हुआ कि जब बारिश रुक गई तो उसके बाद जो वहाँ पर बाग में से बिच्छू निकलने लगे। जब बारिश रुक जाती है ना तो ज़मीन में से, वो पेड़ की जड़ों में से बिच्छू निकलने लगे। तो वहाँ से सब लोग डर के भागने लगे। तो उनमें ही उन बच्चों में एक बैजू नाम का लड़का था। वो बहुत ही ढीठ था, जिद्दी था। तो संयोग से वहाँ गांव का एक बूढ़ा जिसका नाम मोहसन तिवारी था, तो वहाँ पर आया। तो बच्चों ने उसे देखकर उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बैजू ने शुरू किया कि बैजू ने उसको कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो इस तरह से उसने चिढ़ाया बैजू ने। तो उसके पीछे पीछे सब बच्चों ने भी उसके जैसे ही चिल्लाना शुरू कर दिया और उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि उसको जो मोहसन तिवारी जी थे उनको बहुत गुस्सा आया और वो उनके पीछे दौड़ने लगे, उनको बच्चों को भगाया। तो लेकिन कोई भी बच्चा उनके हाथ नहीं आए हैं। तो फिर क्या हुआ कि वे मोहसन तिवारी जी उनकी पाठशाला में पहुंच गए और पाठशाला में जाकर उनके गुरुजी से उनकी शिकायत की। वहाँ पर जब गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने उनके सब बच्चों के घर बुलाने के लिए भेज दिया है। तो उनमें से जो बैजू था, बैजू तो भाग गया और सब बच्चे भाग गए थे, लेकिन भोलानाथ पकड़ा गया। भोलानाथ को स्कूल ले जाया गया तो लेकिन भोलानाथ की हालत ख़राब हो गई, वो डर गया। तो पीछे पीछे उनके पिताजी भी वहाँ पर चले गए और वहाँ पर गुरुजी से बहुत ही मिन्नतें करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद उनको भोलानाथ को घर पर ले आए। इस प्रकार से उनके दुलारने और पुचकारने से, प्यार करने से भोलानाथ चुप हो गया, क्योंकि वो एकदम घबरा रहा था, रोने लगा था। तो फिर उसके बाद जब वो आया तो एकदम से रास्ते में फिर से बच्चों का झुंड मिल गया उसे। जब वो आ रहे थे पाठशाला से तो फिर उनको देखकर वो फिर से रोना धोना भूल गया और बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। और वहाँ पर फिर से उन्होंने खेलना शुरू किया और सब बच्चे वहाँ मकई के खेत में दौड़ पड़े। वहाँ पे चिड़ियों का झुंड था जो चल रहे थे, तो उनको पकड़ने के लिए सब दौड़ पड़े। और वहाँ पर पकड़ रहे थे तो सब लोग उनका तमाशा देख रहे थे कि बच्चे किस प्रकार से चिड़िया पकड़ रहे हैं और उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। दूसरी घटना थी, एक बार क्या हुआ कि एक टीले पर सब बच्चे चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, पानी निकालने लगे। ठीक है, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था तो हम सब थक गए थे, मतलब कि सब बच्चे थक गए थे। फिर वहाँ पे चूहे की रक्षा करने के लिए उस बिल में से क्या निकल आया, सांप निकल आया। सांप को देखते ही सब बच्चों के होश उड़ गए और सब बच्चे वहाँ से सरपट भागे, कोई इधर गिरा कोई उधर, दौड़ते दौड़ते भागे। और कुछ तो लहूलुहान भी हो गए, किसी के पैरों में कांटा चुभ गया, किसी के खून निकल गया। तो वहाँ से सांप को देख के उनको डर लगने लगा। देखो बच्चे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, डर लगने लगा। भोलानाथ भी वहाँ से दौड़ा और सीधे जाकर अपने माँ के आंचल में छुप गया। माँ उसको पुचकारती रही, चुप करती रही। और फिर पिताजी भी आ गए उसको देखकर कि भोलानाथ क्यों डर गया है, क्यों रो रहा है। लेकिन जब उनके पिताजी ने उसको लेना चाहा तो लेकिन भोलानाथ अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा और माँ के आंचल में ही छिपा रहा, क्योंकि वहाँ पे वो अपने को सुरक्षित समझ रहा था। फिर भोलानाथ की माँ ने
उसको पुचकारा और जो उसको चोट लग गई थी उस पे हल्दी का लेप लगाया, उसको चुप किया। इस प्रकार से माँ के पास जाकर भोलानाथ को शांति मिली और उसने अपने को सुरक्षित महसूस किया। इस प्रकार से ये देखा जाए तो जब भी कोई परेशानी हुई तो सबसे पहले बच्चा कहाँ दौड़ा? माँ के पास जाकर भी, लेकिन बाबूजी दौड़े आए, बाबूजी ने लेना चाहा, लेकिन वो अपने बाबूजी के पास नहीं गया, जबकि सबसे ज़्यादा शैतानी वो अपने बाबूजी के साथ ही करता था। लेकिन उसने क्या है कि कुछ भी परेशानी हुई तो सबसे पहले वो अपने माँ के पास ही गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। तो ये कहानी आपको समझ में आई, इसमें घटनाएं पता लगी है, कौन कौन सी घटनाएं थी। मेन घटनाएं कौन थी? एक तो चूहे की थी कि चूहे से पानी निकाल रहे थे वो, तो फिर वहाँ पे सांप निकल आया। किस प्रकार से बच्चे दौड़े दौड़े अपने घर को दौड़े, बीच में चोट भी लग गई और भोलानाथ तो सीधे अपनी माँ के आंचल में छिप गया। और दूसरी घटना थी कि बारिश हो रही थी, वहाँ पे पेड़ में से जब बारिश रुकी तो बिच्छू निकलने लगे। बिच्छू निकलने के कारण वे बच्चे घबरा गए थे। ठीक है, फिर वहाँ से भी दौड़े। तो ये दो घटनाएं हैं जो एकदम से हमारे दिल को छू लेती है और इससे हमें पता लगता है कि बच्चे माँ के सबसे करीब होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। हमने ये दो प्रश्न देखे थे, दो प्रश्न हमारे हो गए थे। पहला प्रश्न हो गया था, दूसरा हो गया था। अब तीसरा प्रश्न है हमारा। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो ये परीक्षा उपयोगी नहीं है प्रश्न, तो आप इसको रहने देंगे, इसको नहीं करेंगे। अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो हमें ये देखना है कि पहले जो भोलानाथ का समय था उस समय बच्चे खेलते थे तो कैसे खेलते, और आज का समय कैसा है और आज के समय में कैसे खेलें। तो आप बता सकते हो कि किस प्रकार से वे खेलते थे कि वो सारी चीज़ें जो थी हमारी अधिकतर जो खेल होते थे वो बाहर जाकर खेलते थे, आउटडोर गेम होते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, सब बनावटी खेल हो गए हैं, आधुनिक खेल हो गए हैं, सब बच्चे इलेक्ट्रॉनिक खेल की तरफ ही जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो इसमें आपको प्रसंग छांटने हैं, एक दो मैं बताती हूँ और फिर आप अपने आप ही इसको पढ़कर इसमें से देखेंगे कौन कौन से हमारे दिल को छू गए थे। तो सबसे पहले भोलानाथ जब उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे तो भोलानाथ बराबर में बैठते थे, तो वो क्या करता था, आईना देखता रहता था। और जब भोलानाथ के पिताजी उनको देखते थे वो शर्मा के एकदम से आईना बराबर में रख देता था और शर्मा जाता था। ठीक है, वो भी कितना अच्छा लगता था। फिर उसके बाद जब पिताजी उसको लेने जाते थे, वो गंगा जी पर जाते थे मछली को जिमाने के लिए, तो भोलानाथ उनके कंधे पर बैठकर शरारतें करता था, तो वो भी हमें एकदम से दिल को छू लेती हैं। भोलानाथ की बहुत सारी शरारतें हैं जो हमारे दिल को छू लेती हैं। दूल्हा जा रहा है, दूल्हे के आगे की पालकी जा रही है, पालकी को देख के बच्चों का चिल्लाना, वो सब भी हमें बच्चों की शरारतें बहुत अच्छी लगती है और दिल को छू लेती है। जब चूहे के बिल में से सांप निकल आता है और बच्चे क्या है वहाँ से डर कर भागते हैं और भागते भागते क्या करते हैं, और कोई नहीं दिखता, सीधे अपने घर में माँ के पास से जाते हैं, माँ के आंचल में छिप जाते हैं। ये सब बातें हमारे दिल को छू लेती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे तो उत्तर पॉइंट में लिखेंगे और इसमें वे प्रसंग छांट कर आप लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि पहले भी ग्रामीण क्षेत्र होते थे और आज भी हैं।
लेकिन दोनों की संस्कृति में बहुत अंतर है। पहले क्या था, पहले गांव के लोग मौज मस्ती करते थे, एक दूसरे के लिए समय भी रहता था। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में किसी के लिए समय नहीं है, सब आधुनिकता की ओर दौड़े जा रहे हैं और सब एक दूसरे में होड़ लगी हुई है कि मैं सबसे आगे जाऊं। तो वहाँ का पर्यावरण भी इतना अब शुद्ध नहीं रहा है। वहाँ पर भी शहर की तरह से भीड़ भाड़ होने लगी, जो शांति मिलती थी गांव में उस प्रकार की शांति अब नहीं मिलती है। ठीक है, आपकी समझ से और जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं आप इसमें आप वो लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अब अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए है तो आप लेकिन इसको लिखेंगे, आप सोचेंगे कि वो कौन से पल थे जिस पल आपने एहसास किया है कि हाँ मेरे माता पिता ने मुझे उस समय बहुत प्यार किया था, जो उनकी बातें मेरे दिल को छू गई है और मैं कभी भी भूल नहीं सकता। तो वे बातें आपको लिखनी है तो ये आप ये लिखेंगे। एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा लेकिन आप अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो जो माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है इस कहानी में उसे अपने शब्दों में लिखना है। आपको उन पलों को लिखना है जब जब आपने एहसास किया है कि हाँ उनके माँ ने या पिता ने उनको प्यार किया है, प्यार का एहसास हुआ है हमें। तो पहले आप पिताजी का लिखेंगे और फिर आप माताजी का लिखेंगे। पिता का वात्सल्य और फिर माता का वात्सल्य, ऐसी प्रकार से दोनों के प्रेम को आप व्यक्त करेंगे कि किस प्रकार से दोनों का प्रेम बच्चे के प्रति व्यक्त हो रहा है। पिताजी का प्रेम और पिताजी का बच्चे के प्रति प्रेम और माता का बच्चे के प्रति प्रेम, इस प्रकार से आप दोनों का प्रेम लिखेंगे। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 9। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो माता का आंचल है वो अपने में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो प्रेम दिखाया है प्रेम तो पिताजी का भी है, तो हमने इसको माता का आंचल ही क्यों दिया है? क्योंकि जो शरारतें करता था, मौज मस्ती करता था, वो अपने पिताजी के साथ भी करता था, लेकिन फिर भी लेखक ने इसको माता का आंचल ही दिया है। तो ये शीर्षक मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसमें जो है लेखक ने बचपन की 3 विशेषताओं को बताया है। पिता के प्रति लगाव बताया है, फिर बचपन की मौज मस्ती बताई है, फिर उसके बाद माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, ये 3 बातें बताई हैं, 3 विशेषताएं बताई हैं। तो हमें इसके आधार पर ही इसका शीर्षक रखना चाहिए। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है मेरे बचपन, मेरा बचपन, और फिर भी हो सकता है कि मेरे बचपन की यादें। तो इस प्रकार से हम ये 2 शीर्षक दे सकते हैं। तो इसमें पूरी कहानी समा जाती है, इसमें दोनों के प्रति प्रेम आ जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से हम ये नया शीर्षक दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे है प्रश्न नंबर 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो आप अपने विचार से लिखेंगे कि बच्चे किस प्रकार से अपने माता पिता के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करते हैं, आप ये अपने विचार से बताएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें आपको बताना है, दोनों में अंतर बताने हैं कि पहले बच्चे किस प्रकार से मौज मस्ती करते थे, शरारतें करते थे, और इस समय बच्चे किस प्रकार से शरारतें करते हैं, किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो दोनों में आपको अंतर बताने हैं। तो आप दोनों का अंतर समझ सकते हैं। इस कहानी का आपने पढ़ा है कि पहले बच्चे कैसे शरारतें करते थे और इस समय आप कैसे करते हो। तो दोनों का अंतर आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस पाठ में आप 11 ही प्रश्न करेंगे।
ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गई, प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गए, तो ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आपको नोट्स वैसे साथ में दिए जाएंगे। ये प्रश्न पहले आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे, फिर उसमें देखना कि हाँ, जब पीडीएफ आपको भेजी जाएगी, प्रश्न उत्तर होंगे उसमें, तो आपसे कितना मैच कर रहे हैं, तो उस प्रकार से फिर आप अपनी फेयर नोटबुक में ये प्रश्न आप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। साई राम।